हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक और माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। हमने 6 पार्ट इसके कर लिए हैं। आज करेंगे पार्ट नंबर 7। कौन सा पार्ट करेंगे आज पार्ट नंबर 7 करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। प्लीज़ बीच में वीडियो को स्किप ना किया करें आप। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से आप देख लीजिएगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे। पार्ट सारे 6 के 6 पार्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो पार्ट एक वीडियो बना रखी है अलग से, वो भी देख लीजिएगा। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स। 8 बज गए हैं। जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। केवल और केवल 40 क्वेश्चन करेंगे आज वाली क्लास पर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हर्षवर्धन आप अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? जो हर्षवर्धन थे वो अपनी धार्मिक जो सभा है वो कहाँ पर करते थे? मथुरा में करते थे, वाराणसी में करते थे, प्रयाग में करते थे, ताम्रलिप्ति में करते थे। तो कहाँ पर करते थे? हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभा है वो कहाँ पर करते थे? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर करते थे? तो इसका आंसर रहेगा प्रयाग में। कहाँ पर करते थे? हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा करते थे प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर करते थे? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। 8 बज गए हैं, अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है। आज पार्ट नंबर 7 रहेगा। प्राचीन भारत का इतिहास हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अगर आपको ज़रूरत है उसकी देखने की तो वो भी देख लीजिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट ना हो। हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो आप वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? जो हर्ष द्वारा है वो आयोजित कौन सी कन्नौज सभा है वो किसके सम्मान में की गई थी? तो किसके सम्मान में हर्ष ने कन्नौज सभा की थी? कन्नौज सभा की थी हर्ष ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने कन्नौज सभा की थी। वो किसके सम्मान में की थी? फाहियान, हुएन त्सांग, या फिर इत्ती सिंह, या फिर मैग्स्थनीज। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा हुएन त्सांग। हुएन त्सांग के स्वागत में कन्नौज सभा जो है की गई थी। हर्ष के द्वारा कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो हुएन त्सांग के सम्मान में। किसके में? हुएन त्सांग के सम्मान में हर्ष द्वारा जो है कन्नौज सभा की गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स? निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? इनमें से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित की, प्रियदर्शिका की, या रत्नावली की, या नागानंद की? तो इनमें से जो है हर्षवर्धन ने किसकी रचना नहीं की थी? हर्षवर्धन ने इनमें से किसकी रचना नहीं की थी? तो इसका आंसर रहेगा हर्षवर्धन ने यहाँ पर जो हर्षचरित्र है उसकी रचना नहीं की थी। हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र की रचना नहीं की थी। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। किसने की थी हर्षचरित्र की रचना? हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने की थी। तो हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र की रचना नहीं की थी। हर्ष है तो यहाँ पर हर्ष नहीं लगाना है। तो इनकी रचना, हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। और किसकी की थी ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता है। इनमें से एक नाम दे दिया जा सकता है और इनमें से पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन की कौन सी रचना है। तो इन रचनाओं के नाम भी आप अपने दिमाग में रख लीजिए, याद कर लीजिए। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की रचना है। और रत्नावली भी हर्षवर्धन की रचना है। और नागानंद की भी हर्षवर्धन की रचना है। नागानंद, रत्नावली, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीनों की तीनों हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर फ्रेंड्स। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा आंसर ए, हर्षचरित्र आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4
पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो इनमें से किस अभिलेख और शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम जो है संदर्भ मिलता है? सती प्रथा का इनमें से किस में सती प्रथा का प्राचीनतम जो है संदर्भ मिलता है? कौन सा अभिलेख है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरन शिलालेख, या फिर पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल स्थित शिलालेख, या फिर डी भानुगुप्त का पितान शिलालेख। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? ऐसा अभिलेख और शिलालेख बताना है जो सती प्रथा का प्राचीनतम जो है संदर्भ मिलता है उसमें। तो यहाँ पर सती प्रथा का जो प्राचीनतम संदर्भ मिलता है वो मिलता है, तो इसका आंसर रहेगा बी भानुगुप्त का एरन शिलालेख। भानुगुप्त का एरन शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, इस अभिलेख में मिलता है भानुगुप्त का एरन शिलालेख। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर फ्रेंड्स पूरा प्राचीन भारत का इतिहास हम पार्ट वाइज करेंगे और डेली हम 40 क्वेश्चन रखते हैं इसके फ्रेंड्स। तो अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है ये चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं जीके, हर सब्जेक्ट की जीके करते हैं। हिस्ट्री जीके, ज्योग्राफी जीके और साइंस जीके की अपनी 3 बजे क्लास रहती है डेली हम 3 बजे साइंस जीके करते हैं, पॉलिटी जीके भी करते हैं। सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि 3 बजे वाली क्लास होती है, 8 बजे वाली क्लास होती है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप कैसे क्लास पर आ पाएंगे? तो इसीलिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर कर दीजिएगा क्लिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड। ह्वेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत में आया था? जो ह्वेनसांग था ये किसके शासन काल के दौरान भारत में आए थे? चंद्रगुप्त के शासन काल के दौरान, या फिर हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान, या रुद्रदामन के जो है शासन के दौरान? तो क्या रहेगा? ह्वेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत में आए थे? ह्वेनसांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत में आए थे। तो क्या इसका रहेगा आंसर? इसका आंसर रहेगा बी ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आए? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए। हवेन और हर्ष, ये दोनों हवेन और हर्ष मान लो 2 फ्रेंड हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको ट्रिक से। हवेन हर्ष सांग वर्धन, ठीक है, हवेन हर्ष ऐसे याद कर सकते हो इसको। इसके शासनकाल में हर्षवर्धन जो है भारत ह्वेनसांग के शासनकाल के दौरान भारत आया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था? अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इनमें से एक अंतिम बौद्ध राजा कौन थे और जो कि क्या थे? संस्कृत के महान विद्वान थे और लेखक भी थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? तो क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? हर्षवर्धन रहेगा इसका आंसर। हर्षवर्धन ऐसे थे जो संस्कृत के महान विद्वान थे और लेखक थे। संस्कृत के महान विद्वान थे और लेखक थे। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। हर्षवर्धन की पुस्तकें रत्नावली जो कि फेमस है, रत्नावली और कौन सी लिखी थी? अभी पढ़ी थी हमने, प्रियदर्शिका, रत्नावली और एक और थी नागानंद। और भी पुस्तकें लिखी थी, ये फेमस पुस्तकें हैं इनकी।
नागानंद। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई इनकी कुछ पुस्तकें जिनका नाम आपको याद रखना है। हर्षवर्धन एक महान जो है संस्कृत के महान विद्वान थे और लेखक थे और अंतिम बौद्ध राजा थे। अंतिम बौद्ध राजा भी थे। कौन थे हर्षवर्धन? अंतिम बौद्ध राजा भी थे और विद्वान और लेखक भी थे हर्षवर्धन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? हर्षवर्धन के जो है समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत में आया? फाहियान, निस्क और इत्ती सिंह या हवेन सांग। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? हवेन सांग थे जो कि चीनी यात्री थे। कौन थे? ये थे चीनी तीर्थयात्री थे हवेन सांग। और हर्षवर्धन के शासन काल में ये भारत आए। हर्ष और हवेन मैंने आपको याद करवा दिया था, तो इजीली आप इसका गैस कर सकते हो क्या आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। अच्छे कमेंट करें अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको तो। क्वेश्चन नंबर 8, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? और तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसकी जो है स्थापना किसने की थी? गोपाल ने, कर्ण ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल ने। विक्रम धर्म, ठीक है, विक्रम धर्म ऐसे याद करना। विक्रम धर्म ऊपर किया था हवेन और हर्ष, यहाँ करना है विक्रम और धर्म। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने? धर्मपाल ने। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट से। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं दक्षिण भारत की सबसे फेमस गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं ये किस राज्य में? तो ये है हमारी केरल में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? वराहमिहिर कौन क्या है? और जो ये वराहमिहिर है ये कौन है? ये खगोलज्ञ हैं या फिर एक अंतरिक्ष शटल है या फिर अंतरिक्ष यात्री है या पावर स्टेशन है? तो ये कौन है फ्रेंड्स? वराहमिहिर कौन है? वराहमिहिर है 10th का आंसर रहेगा खगोलज्ञ। क्या ये है? खगोलज्ञ हैं, एक खगोली है। ठीक है, खगोल के क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी। वराहमिहिर खगोलज्ञ हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, खगोलज्ञ हैं वराहमिहिर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो अलवार संतों का, किसका? अलवार संतों का आविर्भाव, क्या आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो किस आधुनिक राज्य से हुआ अलवार संतों का आविर्भाव? यानी अलवार संत थे जो वो आए थे, आविर्भाव हुआ था उनका। तो किस आधुनिक राज्य से हुआ था? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, महाराष्ट्र से। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। क्या रहेगा इसका आंसर? अलवार संतों का आविर्भाव तमिलनाडु से हुआ। तमिलनाडु से ये अलवार संत आए, आविर्भाव इनका हुआ। आधुनिक राज्य था तमिलनाडु, अलवार संतों का आविर्भाव हुआ तमिलनाडु से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12th क्वेश्चन क्या है? स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। तो जुड़ जाइए, अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ऑल पर आप क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले क्लास की डेली। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। चीनी यात्री सुंग युंग भारत कब आए थे? तो चीनी यात्री थे सुंग युंग। सुंग यन जो है भारत में कब आए थे? 510 में, 525 ईस्वी में, 518 ईस्वी में, 558 ईस्वी में। तो क्या इसका आंसर रहेगा? चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आए? इसका आंसर रहेगा 12th का क्या रहेगा? 15 क्या रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा 518 यानी 518 ईस्वी में
518 ईस्वी में 518 में सुंग यन भारत में चीनी यात्री है जो कि आए थे 518 ईस्वी में, सुंग यन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जल्दी से फ्रेंड्स, प्लीज अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। फटाफट से 40 क्वेश्चन करेंगे आज वाली क्लास में। हम डेली अपने 40 क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ये ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र है, यह किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल में, बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो 13 का आंसर रहेगा ये बिहार में। कहाँ पर? बिहार राज्य में अवस्थित था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी दोहित्र किसे कहते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। लक्ष्मी दोहित्री किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, कुमारगुप्त को, या स्कंदगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। क्या रहेगा इसका आंसर? समुद्रगुप्त को हम, समुद्र जो गुप्त है उसको लक्ष्मी दोहित्री कहते हैं। लक्ष्मी दोहित्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। लक्ष्मी दोहित्री किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को लक्ष्मी दोहित्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन, हर्षवर्धन के समकालीन मतलब समझते हो आप? हाँ, समकालीन मतलब उन्हीं के काल में, यानी उन्हीं के समय पर ऐसे कौन दक्षिण भारतीय शासक थे? तो इनमें से कौन थे? कृष्ण देव राय थे, मयूर वर्मा थे, या फिर पुलकेशियन द्वितीय थे, या फिर डी चिक्का देवराज वोडेयार थे। तो क्या रहेगा इसका आंसर? हर्षवर्धन के समकालीन इनमें से कौन थे? हर्षवर्धन के समकालीन थे पुलकेशियन द्वितीय। कौन थे हर्षवर्धन के समकालीन? पुलकेशियन द्वितीय। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है फ्रेंड्स। हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे? पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय थे हर्षवर्धन के समकालीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। जल्दी से 16 क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? तो जो गुप्त काल था, गुप्त काल के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी हुआ? तो कानिनी। तो इसका क्या रहेगा? ए काकिनी, रुपया, बी रुपया, सी निस्का, या फिर डी दिनार। क्या रहेगा इसका आंसर? गुप्त काल के शासन काल के दौरान जो चांदी सिक्का जो है वो चांदी में जारी हुआ। कौन सा ऐसा सिक्का था जो चांदी में जारी हुआ गुप्त काल में? तो ये रहा रुपया। क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर रहेगा रुपया था जो चांदी में जारी हुआ था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 17, रवि कीर्ति जो एक जैन थे। रवि कीर्ति कौन थे? एक जैन थे और उन्होंने अहोल प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना की? अहोल प्रशस्ति की रचना की, जो को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? रवि कीर्ति को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ये बिल्कुल याद रखना है रवि कीर्ति के बारे में। रवि कीर्ति एक जैन थे। कौन थे? रवि कीर्ति एक जैन थे और उन्होंने अहोल प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना की? रवि कीर्ति ने अहोल प्रशस्ति की रचना की। को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेश द्वितीय, पुलकेश प्रथम, या हर्ष का, या खारवेल का। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का पुलकेश द्वितीय। क्या रहेगा? पुलकेश द्वितीय इसका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पुलकेश द्वितीय आपको बिल्कुल ध्यान रखना। पुलकेश द्वितीय कौन थे? हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत शासक भी थे। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत शासक भी थे पुलकेश ये। ठीक है, और रवि कीर्ति एक जैन थे, उन्होंने एक अहोल प्रशस्ति की रचना की। को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इनको रवि कीर्ति को पुलकेश द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक
चिरस्थायी योगदान है? तो निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो किसका रहा? ए कैलाश मंदिर का, या बी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा और कैलाश मंदिर, या फिर सी जैनवाद का संरक्षण, या फिर डी विजय? तो क्या रहेगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान रहा? तो इसमें किस में जो है राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान रहा? तो इसका आंसर क्या रहेगा 18th का? इसका आंसर रहेगा कन्नड़ काव्य। क्या रहेगा? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर। ठीक है, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा और तथा कैलाश मंदिर। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पंपा, पोना और राणा ये कौन से कवि हैं? कन्नड़ कवि हैं तथा कैलाश मंदिर। इसके बारे में राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान रहा है इनमें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा शिलालेख है जो कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? मेहरौली शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, या फिर सी हाथी गुफा शिलालेख, या फिर डी अहोल शिलालेख? तो क्या इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का? क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा मेहरौली शिलालेख। ए आंसर रहेगा मेहरौली शिलालेख। जो है मेहरौली शिलालेख यह प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह प्रयाग प्रशस्ति के नाम से मेहरौली शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रयाग और मेहरौली, ठीक है, मेहरौली प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फ्रेंड्स? जल्दी से देख लेते हैं। केवल और केवल 40 क्वेश्चन आज वाली क्लास में। प्लीज अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेती, केवल और केवल 40 मिनट में हम 40 क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 20, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त, मौर्य, कुषाण, चालुक्य? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 20 का आंसर रहेगा गुप्त के शासनकाल में, गुप्तों के शासनकाल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई। ठीक है, गुप्तों के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। किसके शासनकाल में? गुप्तों के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं फ्रेंड्स। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया? तो किस में किया गया? द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया? ए थलवईपुरम तांबे के प्लेटों, और बी उत्तिरमेरु शिलालेख, या फिर सी कुडुमियामल्लई शिलालेख, या फिर डी कसाईकुडी तांबे की प्लेटें? तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स थलवईपुरम तांबे की प्लेटें। ये रहेगा इसका आंसर ए। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख, कौन सी भूमि? माप का उल्लेख किस में किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इनमें से बौद्ध विश्वविद्यालय कौन सा रहा है? हम इसके बारे में पहले भी कर चुके हैं फ्रेंड्स, बौद्ध विश्वविद्यालय के बारे में। तो जल्दी से आप गेस कीजिएगा, क्या इसका आंसर रहेगा? तक्षशिला, ओडानथापुरी, या फिर सी नालंदा, या फिर डी कांची? तो क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स
क्या बौद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला। क्या प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला। मैंने ये कल वाली वीडियो में, पता नहीं परसों वाली वीडियो में भी ये प्राचीन भारत के इतिहास में आया था, लेकिन क्वेश्चन किसी और तरह से दिया गया था। तो यहाँ से पूछा गया है बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए और प्राचीनतम यानी सबसे पुराना, प्राचीनतम तो तक्षशिला था बौद्ध विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्लीज अंत तक जुड़े रहे, वीडियो को बीच में स्किप ना करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। गुप्त वंश के अंतिम शासक थे पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त। तो हमने प्रथम शासक कर लिया था गुप्त वंश का, अभी करते हैं हम अंतिम शासक कौन थे गुप्त वंश के। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक थे। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक थे। ठीक है, विष्णुगुप्त गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर 24, 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री खालिस्तान थे। तो 6वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी फर्स्ट में भारत की यात्रा आने वाले चीनी तीर्थयात्री का नाम बताए। हवेन सांग थे, सुंग युन थे, फाहियान थे, इत्ती सिंह थे। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा सुंग युन। सुंग युन 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा बनाने वाले चीनी यात्री थे, चीनी तीर्थयात्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने कितने क्वेश्चन? 24 क्वेश्चन हो गए हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। महाराजा धीराज की उपाधि की लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन रहे हैं? तो महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले पहले गुप्त शासक कौन रहे हैं? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड? इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त। जो है महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त को। किसको मिली थी? महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त को। याद रखना है, महाराजा धीराज की उपाधि किसको मिली? चंद्रगुप्त को मिली। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, चालुक्य शासक पुलकेशियन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष खालिस्तान था। चालुक्य शासक थे, कौन थे? पुलकेशियन कौन से शासक थे? चालुक्य शासक थे। पुलकेशियन कौन से शासक थे? चालुक्य शासक थे पुलकेशियन। और जो कि हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष का था। पुलकेशियन ने विजय प्राप्त की ली थी हर्षवर्धन पर। तो यह कब की थी? 612 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 618 ईस्वी में, 634 ईस्वी में। तो इसका क्या आंसर रहेगा? 618 ईस्वी में पुलकेशियन ने, किसने? पुलकेशियन ने 618 ईस्वी में पुलकेशियन ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त कर ली थी। कब कर ली थी? 618 ईस्वी में पुलकेशियन ने विजय प्राप्त कर ली थी। जो कि एक, ये भी पूछा जा सकता है पुलकेशियन कौन थे? एक चालुक्य शासक थे, एक चालुक्य शासक थे। 618 में हर्ष पर विजय प्राप्त कर ली थी। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, फटाफट से 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम क्लास पर। जल्दी से जुड़ जाइए। आप पता नहीं कहाँ पर रह जाते हैं, आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा, आप लेट हो जाते हैं। प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए नोटिफिकेशन में जाकर, ताकि आपको डेली टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास का। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया? जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित में से किस शिलालेखों में से किस में पाया गया? यह पाया गया अहोल स्तंभ शिलालेख में, जूनागढ़ शिलालेख में, या फिर नवसारी ताम्र शिलालेख में, या फिर डी दामोदरपुर ताम्रपत्र शिलालेख में। तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जल्दी से आप सोचिएगा क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा नवसारी ताम्र शिलालेख में। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में जो है हर्षवर्धन की वल्लभी विजय, हर्षवर्धन की कौन सी विजय?
वल्लभी विजय, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय जो है नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में इसका वर्णन पाया गया। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का वर्णन पाया गया नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में हर्षवर्धन की कौन सी विजय का, वल्लभी विजय का वर्णन पाया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? जो कलिंग नरेश है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से है? महामेघवाहन वंश से, रटबोजक वंश से, हर्यक वंश से, सातवाहन वंश से। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, 28 का आंसर रहेगा हमारा महावेगवाहन वंश से। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से, राजवंश से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में संधि पर विजय प्राप्त की? जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने किस संधि पर विजय प्राप्त की? कब, किस वर्ष में संधि पर विजय प्राप्त की? संधि पर विजय प्राप्त की 712 ईस्वी में, 912 ईस्वी में, 812 ईस्वी में, 1012 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधी पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में स्थित जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? ए होलकर ने, बी बुंदेला राजपूत ने, या फिर सी सिंधिया ने, या फिर डी चंदेल राजपूत ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया, इसका आंसर रहेगा चंदेलों ने। किसने करवाया? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया। चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया। चंदेल राजपूत ने, खजुराहो चंदेल, ऐसे याद रखना है इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 क्वेश्चन क्या है? केवल अपने 10 क्वेश्चन बचे हैं, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? हर्षवर्धन को पराजित किया प्रभाकर वर्धन ने, या फिर बी नरसिंह वर्मा पल्लव ने, या फिर सी पुलकेशिन द्वितीय ने, या फिर डी शशांक ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 31 का पुलकेशिन द्वितीय। क्या रहेगा? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। अभी इससे पहले हमने किसी और तरह से इस क्वेश्चन को किया था, तो इसी तरह से क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर जो है विजय प्राप्त की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 1738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया। 738 नहीं है, 738 ईस्वी में, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। किसने किया था अरबों को पराजित? प्रतिहारों ने, पालों ने, राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने। 17 याद आ गया। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में किसने? ये रहेगा चालुक्यों ने। किसने? चालुक्यों ने 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया। अरबों को किसने पराजित किया? चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया। अरबों को किसने पराजित किया? चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया 738 ईस्वी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो जो चालुक्य थे उन्होंने अपना जो साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? सुदूर दक्षिण में, मालवा में, गुजरात में। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो चालुक्य थे ना फ्रेंड्स, उन्होंने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। दक्षिण भारत में चालुक्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं फटाफट से। बीतपाल तथा दीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंध रखते हैं? जो ये बीतपाल था, बीतपाल और दीमन, दीपपाल और दीमन दो ऐसे महान कलाकार थे। दीपपाल और बीतपाल
और दीमन नामक के दो कलाकार थे, किस युग से संबंध रखते थे? पाल युग से, मौर्य युग से, गुप्त युग से या पठान युग से? तो ये रखते थे संबंध पाल युग से। क्या रहेगा इसका? बीत पाल, पाल, ठीक है, पाल युग से। दीमन दोनों के दोनों कलाकार थे। क्या थे? कलाकार थे जो कि पाल युग से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 35, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? जो चालुक्य वंश था ना फ्रेंड्स, उसका सबसे सर्वाधिक शासक कौन रहा है? जयसिंह द्वितीय, सोमेश्वर द्वितीय या फिर विक्रमादित्य फोर्थ सिक्स्थ या फिर डी पुलकेशियन द्वितीय? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा पुलकेशियन द्वितीय थे, चालुक्य थे ना। मैंने इस तरह के क्वेश्चन 2-4 और करवाए हैं, पहले चालुक्य वंश से, लेकिन क्वेश्चन किसी और तरह से, तो आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और पुलकेशियन द्वितीय थे चालुक्य वंश के शासक थे। याद रखना है, पुलकेशियन द्वितीय थे चालुक्य वंश के शासक थे और इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इनको किसने, चालुक्य राजा थे पुलकेशियन द्वितीय, इनको किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्म प्रथम ने या नरसिंह वर्म प्रथम ने या परमेश्वर वर्म प्रथम ने या फिर डी जटिल परंतक ने? क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को हराया। पुलकेशियन द्वितीय को भी हराया था इन्होंने, तो हर्षवर्धन को हराया था, चालुक्य राजा थे। लेकिन इनको किसने हराया था? इनको हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो यहाँ से पुलकेशियन को किसने हराया? सिंह से याद रखना, यानी शेर ने। नरसिंह पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने हराया, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज 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 अंत तक जुड़े रहा करें आप वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किन्होंने किया था? अफगानियों ने किया था, अरब ने किया था, मंगोल ने किया था या तुर्क ने किया था? तो इसका आंसर रहेगा अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। अरब ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किस शासक ने, कौन से शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बौद्धों के लिए? विक्रमशिला विश्वविद्यालय था बौद्धों के लिए। और किस शासक ने स्थापना की थी? महिपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने। ये हमने किया था थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में ही किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्धों का विश्वविद्यालय, ठीक है। 39 क्वेश्चन, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव थे, कालिदास थे, कल्हण थे, राजा राव थे। तो क्या रहेगा इसका आंसर? गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव, ठीक है फ्रेंड्स, जयदेव थे गीत गोविंद के लेखक। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, आप लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो किसने की थी भोपाल की स्थापना? पृथ्वीराज चौहान ने या फिर राजा भोज ने या फिर धर्मपाल ने या फिर जयचंद ने? तो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की? भोपाल की स्थापना की थी राजा भोज ने। किसने? राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। याद रखना है, राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। और जो राजा भोज थे वो एक राजपूत शासक थे। राजा भोज थे राजपूत शासक जिन्होंने भोपाल की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गए अपने 7 पार्ट, प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर से मैं आपको
जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज़ आप टाइम नोट कर लीजिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। 3 से 3:30 हम करते हैं साइंस, ठीक है, और 8 से 8:40 पर हम करते हैं जीके। 8 से 8:40 पर डेली हमारी रहती है जीके क्लास। तो प्लीज़ दोनों क्लासों पर आप आए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ से जो है हम ऑल चैप्टर टॉपिक वाइज भी कवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल, गुड नाइट।